हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आई थिंक सब लोग अच्छे होंगे और सबने रिजल्ट देख लिया होगा अपना। और देखो दोस्तों, अच्छा किया। और लेकिन नंबर ऑफ़ स्टूडेंट बहुत कम थे टेस्ट को देने वाले, तो सबकी अपनी वे से बाकी। और जिन्होंने टेस्ट दिया बहुत अच्छा है। और देखो क्वेश्चन का लेवल जो था बहुत हाई था, जैसे आपको पता ही है। लेकिन लेवल हाई इन द सेंस इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, पहले तो ये ही सेट कर लेना माइंड में। और 10 मार्क्स 9 मार्क्स जो भी आ रहे हैं तो वो बहुत सही मार्क्स है, लेकिन आपको और ज़्यादा बूस्टअप करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो ये जो मार्क्स हैं 10 तक आपके, वो आप एवरेज कह सकते हो, लेकिन उससे आपको ऊपर जाना चाहिए। करीबन 16 तक तो आने ही चाहिए इस टाइप के टेस्ट में। जिन पेपर की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया था वो जाके दे सकते हैं और मेरे साथ शेयर कर सकते हैं ईमेल आईडी पे। हाँ, कि ये मैट्रिक्स थी इस तरीके से। और एक मैट्रिक्स ये दी हुई थी, इसे पूछ रहा था इज़ ऑर्थोगोनल इफ़। वो पूछ रहा था अगर ये इस टाइप की मैट्रिक्स अगर ऑर्थोगोनल है तो उसकी कंडीशन क्या होगी। देखो ये मैट्रिक्स दी हुई थी, ठीक है। तो ऑर्थोगोनल की कंडीशन क्या होती है, ए का टी यानी ए इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देखो ऑर्थोगोनल के लिए क्या कर देंगे, इसको लगा देंगे इस फॉर्मूले में। ए ये हो गई, ए का ट्रांसपोज ये होगी। ट्रांसपोज निकालना आता ही होगा, और नहीं आता है तो मेरे वीडियो में जाके देख सकते हो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट की में। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स से हो जाती है, मल्टीप्लाई करते हैं इस रूल से। देखो सब चीज़ मैंने अपने वीडियोस में बताए हुए हैं सीरीज़ में, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो जिनको नहीं आता हो। इसके बाद मैं ये कंप्लीट किया, और यहाँ से करने के बाद में एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को 1 से कंपेयर किया। 1 प्लस के एम स्क्वायर को 1 से कंपेयर करना है, और एन स्क्वायर प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा को 1 से कंपेयर करना है। तो क्या मिल जाएगा, एल इक्वल टू प्लस माइनस कॉस थीटा, एम इक्वल टू 0 मिल जाएगा, और एन इक्वल टू प्लस माइनस साइन थीटा मिल जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो सेकंड क्वेश्चन था दोस्तों कि विच इज़ नॉट करेक्ट फॉर द मैट्रिक्स। अगर थीटा इक्वल टू 60 डिग्री हो तो कौन सा करेक्ट नहीं होगा, देखते हैं। देखो सबसे पहले ऑप्शन जो थे वो थे ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल क्या होता है, ए ए टी इक्वल टू आई। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो जाती है। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, किसी मैट्रिक्स ए का जो है वो अगर उसके ट्रांसपोज के इक्वल है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और कोई मैट्रिक्स अगर उसका जो ट्रांसपोज है वो नेगेटिव हो तो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। ये 4 ऑप्शंस में दिए हुए हैं, और एक डेफिनेट का ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब कोई वैल्यू, फिक्स वैल्यू, फाइनाइट वैल्यू। तो देखते हैं, सबसे पहले लेके चलता हूँ ऑर्थोगोनल। तो इसमें 60 पे पुट कर दूंगा तो ये मैट्रिक्स निकल के आ जाएगी, ये ए की वैल्यू है, ठीक है ना। इसका ट्रांसपोज मैंने ये ले लिया, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखता हूँ कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती कि नहीं आती। तो देखो इसमें मैंने मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई मैंने आपको बता रखा है अपने वीडियो लेक्चर में, जाके देख लेना। तो ये मैट्रिक्स निकल के आ रही है, जो कि क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसलिए ऑर्थोगोनल तो ये होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ये विच इज़ नॉट करेक्ट, मतलब कौन सा सही नहीं होगा, ठीक है ना। इसके बाद है सिंगुलर, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि ये करेक्ट है। सिंगुलर के लिए करते हैं फाइंड। तो देखो डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए की निकलते क्या आती है, अगर 0 आती है तो वो सिंगुलर होगा। तो मैंने निकाली वैल्यू, तो क्या निकल के आती है, डिटरमिनेंट वैल्यू 1, यानी कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है। अगर 0 आती तो होती, यानी कि ये आंसर हो जाएगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, बी। अब चेक करते हैं सी के लिए। सी की कंडीशन क्या थी, यानी ये नहीं होगा सिंगुलर मैट्रिक्स। क्यों, इसकी क्या है, ये 0 आता तो सिंगुलर होता। थर्ड है इसकी सिमेट्रिक्स वाला ऑप्शन, देखते हैं। तो इसकी सिमेट्रिक्स के लिए क्या करेंगे, ट्रांसपोज ऑफ ए निकालेंगे। तो इस तरीके से निकाला, तो ये जो है और ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स है ये किसके इक्वल होना चाहिए, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए नेगेटिव के लिए इक्वल होना चाहिए, इक्वल टू माइनस के ए होना चाहिए था। लेकिन है क्या, नहीं है। क्यों, देखो ए मैट्रिक्स ये दी हुई है, ठीक है ना, 1/2। तो इसमें तो ऑलरेडी 1/2 आ रहा है, यानी कि सेम है, यानी कि नेगेटिव नहीं आ रही है। इसका जो ट्रांसपोज है वो नेगेटिव ऑफ ए नहीं है, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। तो बी भी हो जाएगा, सी भी हो जाएगा। लास्ट चेक करते हैं डी ऑप्शन, डेफिनेट वैल्यू। तो डेफिनेट वैल्यू तो आ ही रही है, कितनी मैट्रिक्स वैल्यू आ रही है, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 आ रही है, इसलिए डेफिनेट वैल्यू इसकी आ रही है। तो ये तो सही है। लेकिन गलत कौन कौन से हो जाएंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं होगा और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा। क्लियर है बात, तो आंसर हो जाएंगे बी एंड सी। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि द लेंथ इंटरसेप्टेड बाई अ लाइन विद डायरेक्शन रेशियो 27, -5 बिटवीन द लाइन्स। ये 2 लाइन दी हुई हैं। तो पूछ रहा था कि उस लेंथ की जो इंटरसेप्ट किया जाता है वो उसकी लेंथ क्या होगी, जिसके डायरेक्शन रेशियो क्या है, ये दी हुए हैं। देखते हैं, देखो ये लाइन दी हुई है पहली, फर्स्ट, ठीक है ना। और इस पर मैं कोई पॉइंट ले लेता हूँ पी। तो देखो इसको टी करके, तो 3t + 5 हो जाएगा। इस पर पॉइंट ये निकल जाएंगे, पॉइंट x y z के, ठीक है।
इसी तरह से सेकंड लाइन पर मैं यू मान लेता हूँ, तो ये सेकंड लाइन पर पॉइंट हो जाएंगे। क्लियर है। अब ये जो 2 लाइन हो गई, इनके जो अब पता है ये 2 पॉइंट होते हैं, तो इसके डी क्या होते हैं, 2, 7, 5 तो दिए हुए हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये जो अपने कोऑर्डिनेट आए इनसे डी क्या बन जाएंगे। तो x2 माइनस का x1 पता है, x1 y1 z1 x2 y2 z2, अगर 2 पॉइंट दिए हों, 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हों, तो उनके डी क्या हो जाएंगे, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। सिमिलरली दिस माइनस के दिस माइनस के दिस एंड दिस माइनस के दिस, तो ये क्या आ जाएंगे, डी आ जाएंगे पी क्यू के। अब डी ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, डी प्रोपोर्शनल में हो जाएंगे इसके, है ना। तो देखो, तो ये जो निकल के आ रहे थे ये थे फाइनली, तो देखो दिस अपॉन 2, क्लियर है, प्रोपोर्शनल में, क्योंकि ये दिए हुए हैं ऑलरेडी। तो दिस अपॉन दिस, और ये वाला जो डी जो आए थे पी क्यू के पॉइंट रखने के बाद में, और अपॉन कितना हो जाएगा, इसका डी क्या दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। थर्ड का ये निकल के आया, तो दिया कितना है, -5, तो मैंने प्रोपोर्शनल पे लिख दिया। क्लियर है। तो 3 और 4 को सॉल्व करना है, 4 और 5 को सॉल्व करना है, तो यू टी में एक इक्वेशन बन जाएगी। फिर 6, 7 को सॉल्व करना है, तो क्या मिल जाएगी, यू की वैल्यू मिल जाएगी, टी की वैल्यू मिल जाएगी, और वो कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे पी और क्यू के, और उसी की लेंथ पूछ रहा है इंटरसेप्टेड की, तो पी क्यू डिस्टेंस निकाल लो, √78 आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्लियर है दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द लोकस ऑफ अ पॉइंट सच दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन, ये 3 दिए हुए हैं प्लेन, एंड ये दिए हुए हैं, तो इन प्लेन की पूछ रहा है कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट डिस्टेंस, मतलब कोई पॉइंट ले लें और इस पर डिस्टेंस, उसकी इससे डिस्टेंस का स्क्वायर, इससे डिस्टेंस का स्क्वायर, इससे डिस्टेंस का स्क्वायर 9 दिया हुआ है, उसका लोकस पूछ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चल रहे, कोई पॉइंट पहले पी ले लेते हैं एक्स वाई जेड करके, उसकी इन तीनों से डिस्टेंस फाइंड करके और उसका स्क्वायर करके सम 9 कर देंगे। देखो सबसे पहले एक पॉइंट ले लिया पी, अल्फा बीटा गामा ले लिया, क्योंकि एक्स वाई जेड दिए हुए हैं ऑलरेडी। तो फर्स्ट जो इक्वेशन में, मतलब प्लेन की जो इक्वेशन दी हुई है, उसकी इस पॉइंट से डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इन तीनों को उस पर सेटिस्फाई कर देंगे, अपॉन अंडर रूट में एक्स के कोफिशिएंट को होल स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट को होल स्क्वायर प्लस के जेड के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर, बिकॉज क्यों, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये इक्वेशन दी हुई है। तो अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस के अंडर रूट 1 का उसका होल स्क्वायर इक्वल टू 3 हो जाएगा, अंडर रूट 3 कंप्लीट का स्क्वायर। फिर सेकंड प्लेन को सेटिस्फाई कर देगा ये, इससे इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, निकालने का तरीका बता ही दिया। अगर देखो ये समझ में नहीं आ रहा हो, तो मेरे जो लेक्चर हैं उनको स्टार्टिंग से ज़रूर देखना, 2D 3D के कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे आपके। और थर्ड वाले से प्लेन से कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, ये हो जाएगी, इसका सम दिया हुआ है 9, इसको सॉल्व कर लेना है। तो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा, ये LCM 6 आ जाएगा ओवरऑल। इसको ओपन करना है कम्प्लीटली, ओपन करने के बाद में कैलकुलेशन है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है, दिखने में टिपिकल लग रही है। तो ये मिल जाएगा यहाँ तक, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस के गामा स्क्वायर इक्वल टू 9 मिल जाएगा। तो इसका लोकस फाइंड करना है, तो लोकस क्या हो जाएगा, एक्स अल्फा बीटा गामा को किस में चेंज कर देंगे, एक्स वाई जेड में, लोकस के लिए एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर इक्वल टू 9। ये सब कुछ मैंने अपने लेक्चर में बताए हुए हैं पहले जब मैं पढ़ाया था। क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, तो द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द सर्किल, ये सर्किल की इक्वेशन दी हुई है, वो पूछ रहा है कि उसकी इक्वेशन क्या होगी टेंजेंट की, कहाँ से, ओरिजिन से। देखते हैं, देखो सर्किल की इक्वेशन ये दी हुई है, क्लियर है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के 2RX दिया हुआ है ना, यानी कि अगर मैं इसमें x माइनस आर का होल स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ से सिर्फ किसकी कमी पड़ रही है, आर स्क्वायर की। तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ आर ऐड कर दिए, क्योंकि y वाला टर्म तो ऑलरेडी होल स्क्वायर बन रहा है। तो देखो यहाँ से क्या मिल जाएगा, आर स्क्वायर इधर ऐड कर दिया, आर स्क्वायर इधर ऐड हो गया, बैलेंस इक्वेशन। तो x माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस के y माइनस एच का होल स्क्वायर ऑलरेडी बन रहा है, वाई स्क्वायर माइनस के 2HY प्लस के एच स्क्वायर, यानी y माइनस एच का होल स्क्वायर, उधर क्या मिल गया, आर स्क्वायर हो गया। इसके बाद में यहाँ से सेंटर क्या मिल गया, r, h, और रेडियस क्या मिल गई, यहाँ से r मिल गई। क्लियर है। अब एक चीज़ यहाँ पर समझने वाली है, देखो ट्रिकी क्वेश्चन था तो सिंपल, लेकिन ट्रिकी था, मोस्टली गलती हुई है लोगों के। देखो इसको यहाँ से समझना, देखो सेंटर दिया हुआ r, h और रेडियस दी हुई है r, मतलब फीलिंग वाली बात है, जिन्होंने प्रैक्टिस की हुई है उनको पता होगा। एक तो रेडियस दी हुई है r, उतनी ही रेडियस दी हुई है जितनी की x कोऑर्डिनेट है सेंटर में, समझ में आ रही बात। मगर अगर इस तरीके से अगर ये है तो यही तो रेडियस हो गई, ऑब्वियसली बात है। अगर x कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो x कोऑर्डिनेट किस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा, तो इसको कहाँ को टच करेगा, ये y एक्सिस को टच करेगा। समझ में है कि नहीं यही बात। r रेडियस दी हुई है और उतना ही क्या दिया हुआ है, सेंट r x कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो देखो x कोऑर्डिनेट इस तरीके से होगा कि नहीं होगा, और उतनी ही r है, तो y एक्सिस को टच करेगा कि नहीं करेगा। सपोज अगर रेडियस s दी हुई होती,
अगर रेडियस एस दी हुई थी तो इस तरीके से होता, तो ये कहाँ टच करता है इसको, ये एक्स एक्सिस पर टच करता। समझ में आई बात। अगर ये आर इसको वाई एक्सिस पर टच करेगा तो वाई एक्सिस पर टच करने पर एक टेंजेंट क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली ये हो जाएगी ना, और वाई एक्सिस पर टच कर रहा है तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स इक्वल टू जीरो। एक्स इक्वल टू जीरो मतलब क्या हो गया, वाई एक्सिस के पैरेलल। समझ में आएगी बात। वाई इक्वल टू जीरो क्या होता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, और एक्स इक्वल टू जीरो क्या होती है, वाई एक्सिस के पैरेलल होती है। तो देखो टच कर रहा है वाई एक्सिस को, मतलब वाई एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, तो एक्स इक्वल टू जीरो हो गया एक टेंजेंट। क्लियर है, कंसेप्ट आने चाहिए जी दोस्तों। एक्स इक्वल टू जीरो मतलब वाई एक्सिस के पैरेलल, तो वाई एक्सिस के पैरेलल है तो एक्स इक्वल टू जीरो। अगर वाई इक्वल टू जीरो मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, चलो एक टेंजेंट हुई, क्योंकि ऑरिजिन से देखो एक ऑरिजिन से एक टेंजेंट ही, अब दूसरी टेंजेंट ही हो जाएगी। सही है, मैं यहाँ पे इसको डायग्राम बनाया, देखो एक टेंजेंट ये, इसका आर को मैं एच ले लिया, अब ये थोड़ा ऊपर ही होगा तो मैंने ये दूसरी टेंजेंट ये ले ली। क्लियर है, देखो दूसरी टेंजेंट लेने पर क्या हुआ, एक टेंजेंट ये दूसरी टेंजेंट ये, ओवरऑल जो एंगल है मैंने थीटा ले लिया। दोनों टेंजेंट के बीच में जो एंगल है, टेंजेंट नहीं मतलब इस यहाँ से मैंने इस पर क्या ड्रॉ कर दिया इसके सेंटर को, तो इसके बीच में कितना मैं ले लिया, फाई एंगल ले लिया। क्लियर, तो ओवरऑल एंगल थीटा और बीच का एंगल कितना हो गया, फाई। तो मैं कहूँ कि ये जो इसका टेंजेंट है, ये वाली जो टेंजेंट है इसका एक्सेस से कितना स्लोप है, तो कितना हो जाएगा, थीटा माइनस के फाई हो जाएगा। तो टेन थीटा माइनस के फाई क्या हो जाएगा, टेन थीटा माइनस के टेन फाई अपन वन प्लस के टेन थीटा इंटू टेन फाई। ये मैं स्लोप निकाल रहा हूँ एक तरीके से, ये क्या होगा, स्लोप हो गया एम। तो देखते हैं, अब देखो तो ये जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, आर हो जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी, आर स्क्वायर प्लस के अंडर रूट एच स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हाइपोटेनस हो गया, और ये 90 डिग्री हो जाएगा ना इसलिए, तो ये कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, अब लगा दो फॉर्मूले में, टेन थीटा क्या हो जाएगा, देखो थीटा ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, यानी कि एंगल इस तरीके से होगा, ये इस तरीके से। अगर मैं यहाँ से एंगल लूँगा तो क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है। अगर मैं थीटा की बात करूँगा तो कंप्लीट एंगल हो गया, मतलब ये ट्राइंगल ऐसे बन जाएगा, और आर को मैं एस दिया हुआ है, मतलब क्या हो गया, ये आर हो जाएगी और ये एच हो जाएगी। समझ में आती है बात, ये आर हो जाएगी, ये एच हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, ये टेन थीटा एल बाई ए, तो एल क्या हो जाएगा, एच बाई आर। क्लियर है, यहाँ से यहाँ तक आर। ठीक है, देखो जब थीटा यहाँ तक लूँगा तो डायग्राम यहाँ तक बन जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी है, आर, और यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, एच, यहाँ से यहाँ तक, तो एच बाई आर हो गया, माइनस का टेन फाई मतलब इसके अंदर की बात कर रहा हूँ, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, आर बाई एच हो जाएगा। क्लियर, एल हो गया कितना, आर, और एच हो जाएगा ये क्या, बेस, और अपॉन वन प्लस के टेन थीटा इंटू टेन फाई। देखो वन प्लस के टेन थीटा क्या हुआ है, ये और टेन फाई ये, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, वन, तो वन प्लस के वन हो जाएगा, ये तो कितना हो जाएगा, सॉल्व करूँगा तो टू आर एच हो जाएगा एम। सही है, तो ये मेरे को क्या मिला, एक स्लोप मिल गया, किसका, यहाँ से इसका कितना स्लोप है। इसके बाद अब मैंने कहा कि जो टेंजेंट है उसको मैंने एक्सेस ले ली वाई इक्वल टू एम एक्स, क्योंकि ये ओरिजिन से पास होती है, तो कहाँ सी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो वाई इक्वल टू एम की वैल्यू आपके पास आ गई, क्योंकि इसकी तो इक्वेशन निकल ली है टेंजेंट की, एम आपने निकाल लिया कितना स्लोप होगा इस टेंजेंट का। तो स्लोप निकालने के बाद मैं इसमें पुट कर दूंगा, इंटू एक्स कर दूंगा, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा सी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों ये, आई होप आपको समझ में आया होगा। बस कहने की बात बस ये होती है इसमें कि क्योंकि आर इसकी रेडियस है और आर इसका क्या एक्स कोऑर्डिनेट है, इसलिए ये वाई एक्सेस को क्या करेगा, टच करेगा, तो एक्स इक्वल टू जीरो इसकी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। सेकंड मैंने यहाँ से इस तरह से ड्रॉ कर दिए, तो ये आर हो जाएगा, ये एच हो जाएगा, और एक बार थीटा कंप्लीट ले लूँगा तो ऑब्वियसली बात है ये एच हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। तो फॉर्मूले में लगा देंगे, क्यों, क्योंकि ये स्लोप, देखो मैं अगर इसकी एक्सेस की इक्वेशन लिखूँगा तो क्या आएगी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी तो जीरो हो जाएगा। अब एम की जरूरत पड़ेगी, तो इसके लिए एम निकालना है, तो एम क्या होगा, इसका एंगल ही तो होगा, एंगल कितना हो जाएगा, ये कंप्लीट थीटा माइनस के फाई, और मैंने फॉर्मूला बता दिया, तो टेन थीटा निकाल लेंगे यहाँ से यहाँ तक, और टेन फाई निकाल लेंगे इस वाले में से, पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 था दोस्तों, ऑर्थो सेंटर निकालना था। देखो द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर 0,3 माइनस के 3,0 एंड 3,0 द कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑर्थो सेंटर आर। ये मेरे से पूछा है कि क्या होंगे कोऑर्डिनेट ऑर्थो सेंटर के। तो देखो किस तरीके से करेंगे इसको। देखो ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने गलत किया यार, मैंने बहुत अच्छी तरीके से ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सरकम सेंटर, ये सारे सेंटर, सेंट्रोइड, ये सब मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताए हुए थे। जिन्होंने नहीं देखा वो मेरे वीडियो लेक्चर में ज़रूर देख लेना, प्लेलिस्ट में जाके आपको मिल जाएंगे। क्लियर है, 2D में कराया है मैंने, और जिनको नहीं मिल रहा वो मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगा।
ठीक है। देखो इस तरीके से 0,3 माइनस 3,0 3,0 दिया हुआ है। देखो यार लेक्चर देखने के बाद में ना ये क्वेश्चन गलत होने वाला मत नहीं है, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन हो जाते हैं। अब बहुत अच्छे से समझाया था मैंने। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं ऑर्थो सेंटर। देखो ऑर्थो सेंटर क्या होता है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ऑफ द एल्टीट्यूड्स। एल्टीट्यूड क्या होते हैं? लाइन पासिंग थ्रू द वर्टेक्स एंड परपेंडिकुलर ऑन द अदर, यहाँ अपोजिट लाइन पर। तो मैं पहले ऑर्थो सेंटर की अगर डेफिनेशन आती है तो आंसर हो जाएगा, नहीं आती हुई तो नहीं होगा। तो क्या हो गया ऑर्थो सेंटर? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिस पॉइंट। कब? जब ये जो एल्टीट्यूड है इनका क्या है? इंटरसेक्शन हो। एल्टीट्यूड क्या होता है कि वर्टेक्स से लाइन पास करे और परपेंडिकुलर हो अदर लाइन पे या अपोजिट लाइन पे। तो देखो मेरे को एडी की इक्वेशन निकालनी है, बी की इक्वेशन निकालनी है और दोनों को सॉल्व करने पे मेरे को इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा, वही क्या हो जाएगा? ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। तो देखो एडी की निकालता हूँ। एडी निकालने के लिए क्या करता हूँ मैं? बीसी का स्लोप निकाल लेता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ बीसी की इक्वेशन निकाल लेता हूँ और बीसी की इक्वेशन निकाल के उस वहीं से क्या कर दूँगा? परपेंडिकुलर इक्वेशन कर दूँगा। देखो बीसी की इक्वेशन क्या हो जाएगी? जब 2 पॉइंट हो तो ये फॉर्मूला होता है, पुट कर देंगे तो यहाँ से y=0 आ जाएगा। सही है बात? y=0 आ गया तो इसकी क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर इक्वेशन पता होगी। y=0 मतलब परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? x=0 हो जाएगा। सही है बात? और जिनको नहीं पता है वो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। अगर ax प्लस के by प्लस के c=0 हो, ठीक है ना, तो परपेंडिकुलर की इक्वेशन क्या हो जाएगी? तो वो ये जो कोफिशिएंट होते हैं वो चेंज हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? bx ay और साइन चेंज हो जाएगा और प्लस के c=0। ये तब जब लाइन कंप्लीट हो। यहाँ तो दी नहीं हुई, ये तो पता है आपको, यहाँ तो आपको डायरेक्ट कर लोगे कि y0 तो x=0, आपको पता है कोऑर्डिनेट से या कार्टेशियन से, ये तो ऑब्वियसली बात है इसके परपेंडिकुलर होगी। तो एडी क्या हो जाएगी? x=0 हो जाएगी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा कंप्लीट। इसके बाद AC की इक्वेशन निकाल लो। AC की इक्वेशन निकाल ले, यहाँ से कितना मिल जाएगा? ये मिल जाएगी। BE की इक्वेशन निकालेंगे, देखो यहाँ पर आ गया वो कंसेप्ट। तो BE का क्या हो जाएगा? इसके परपेंडिकुलर निकालनी है, इसके परपेंडिकुलर निकालनी है। BE क्या होगा? इसके परपेंडिकुलर है। तो देखो x का कोफिशिएंट y के कोफिशिएंट इंटरचेंज, यानी कि 1 1 है तो चेंज xy और प्लस की जगह माइनस, क्योंकि 1 1 तो सेम है तो x माइनस के y और प्लस के c=0। और यहाँ c नहीं, ये लैम्डा होगा, ठीक है ना, दूसरा कॉन्स्टेंट आता है उसके लिए कंडीशन होगी। तो ये हो गया। इसके बाद में देखो ये होगी कंडीशन। अब c की वैल्यू फाइंड करनी, क्योंकि c क्या होगा? देखो ये जो लाइन है किसकी लाइन है? ये BE की लाइन है। तो BE की लाइन कब है? जब ये B से पास कर रही है। तो ये जो कोऑर्डिनेट होंगे किसको सेटिस्फाई करेंगे? BE को। मैं इसमें पुट कर दूंगा, c की वैल्यू मिल जाएगी, तो c की वैल्यू को यहाँ रख दूंगा तो BE की इक्वेशन मिल जाएगी। दोनों को सॉल्व कर लेंगे 1 और 2 को। ऑर्थो सेंटर मिल जाएगा। क्या ऑर्थो सेंटर आएगा? 0,3 आएगा। आंसर C। सिंपल था दोस्तों, बहुत लोगों ने गलत किया है। तो मेरा वीडियो लेक्चर जरूर देखना, चारों के चारों सेंटर क्लियर हो जाएंगे। सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर और जितने भी सेंटर। आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 था भाई कि इफ़ द वर्टेक्स ऑफ अ पैराबोला इज 0,2 एंड द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द लेटस रेक्टम आर -6,4 एंड 6,4 देन द इक्वेशन ऑफ द जो पैराबोला है वो पूछ रहा है। देखो बहुत अच्छे से कराया था कंसेप्ट, मैंने नहीं देखा हो तो पैराबोला के लेक्चर देख लेना, वहाँ पे बहुत अच्छे से मिल जाएगा। यही बोल रहा हूँ कि देखो मेरे लेक्चर में बहुत सिस्टमेटिक वे में मैंने कराया हुआ है, वहाँ आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी। देखो करते हैं कैसे करें। देखो वर्टेक्स दिया हुआ है 0,2, ऑब्वियसली किस एक्सिस पर है? y एक्सिस पर है, क्योंकि x 0 है। चलो देखते हैं। और लेटस रेक्टम क्या होता है? लेटस रेक्टम वो होता है जो फोकस से पास होता है, क्लियर है। और परपेंडिकुलर लाइन होती है किसके? एक्सिस के। देखो 0,2 वर्टेक्स दिया हुआ है, क्लियर है, ऊपर उठ के हो गया, इस तरीके से पैराबोला हो गया। दूसरी बात, लेटस रेक्टम के लिए ये फोकस हो गया, ये ए ले लिया, ये बी ले लिया, पॉइंट्स इनके दिए हुए हैं। अब देखो किस तरह से इसकी इक्वेशन फाइंड की जाती है। देखो मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि ये किस पर बेस्ड हो गया, आप किसी फॉर्मूले पर बेस्ड नहीं है, ये जनरल हो गया, रूट फॉर्म हो गई। तो मैंने बताया था कि पैराबोला पर कोई पॉइंट पी ले लो, कोई भी पॉइंट पी ले लो एक्स वाई करके, उस पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस इज इक्वल टू डायरेक्ट्रिक्स से जो डिस्टेंस होगी वो इक्वल कर देना, वहाँ से जनरेट हो जाएगी पैराबोला की इक्वेशन। अब ना तो इसमें फोकस पता है ना डायरेक्ट्रिक्स पता है, तो आपको क्या हो गया, आपका उद्देश्य कि आपको फोकस निकालना है और डायरेक्ट्रिक्स निकालना है। तो फोकस क्या हो जाएगा, इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। चलो मिड पॉइंट तो आ गया, इन दोनों का मिड पॉइंट ही तो होता है फोकस। चलो आ गया फोकस। आने के बाद में अब बात करते हैं डायरेक्ट्रिक्स। ना तो मेरे को ये पता है यहाँ होगा यहाँ, या पता नहीं है। अब डायरेक्ट्रिक्स निकालते हैं। तो देखो डायरेक्ट्रिक्स निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले ये डायरेक्ट्रिक्स जो होगी वो इस एफ बी के या इस एक्सिस के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो मैं एफ बी के क्या निकाल लेता हूँ, क्योंकि एफ मेरे को पता ही है पॉइंट, बी मेरे को पता ही है, तो दोनों पॉइंट की हेल्प से इसकी क्या निकालता हूँ, एफ बी वाली लाइन की स्लोप निकाल लेता हूँ। और स्लोप, इसकी स्लोप इनटू दिस स्लोप इक्वल टू -1 प्रॉपर्टी है। तो देखो एफ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसकी स्लोप में निकाल लेता हूँ y2 - के y1 x2 - के x1
तो ये हो जाएगी इन्फिनिटी, यानी वाई 1/0 हो जाएगी। तो ये जब 1/0 है तो इस परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप मैं m2 ले लेता हूँ, तो m1 ये इसकी स्लोप होगी, तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 हो गया। तो यहाँ से m2 क्या मिल जाएगा, -1/m1, m1 हो गया 1/0, यानी कि m2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ओवरऑल। क्लियर है, यानी कि इस परपेंडिकुलर लाइन की जो स्लोप हो गई वो तो मेरे को मिल गई m2 0 मिल गई। अब डायरेक्ट्रिक्स के लिए चाहिए पॉइंट चाहिए, तो वो कहाँ से पास होगी, तो देखो मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ एस एच कॉमा के करके। अब वो पता कैसे चलेगा, डायरेक्ट देखो डायरेक्ट्रिक्स की जो लेंथ होती है वो एफ वी के जस्ट सेम होती है। देखो वैसे तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि वो इक्वेशन क्या हो जाएगी, यहाँ से y इक्वल टू 0 हो जाएगी। y इक्वल टू 0 मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल, इसको हमेशा याद रखना, जिनको नहीं आता हो समझ में याद रख लेना, एक्स इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस के पैरेलल, y इक्वल टू 0 मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल। देखो इसका मतलब ये जो लाइन होगी ना वही क्या हो जाएगी, डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 2, क्योंकि f कितना है 0,4, तो यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक 2, तो यही होनी है। फिर भी मैं निकाल के दिखा देता हूँ। मैंने एक पॉइंट ले लिया कोई यहाँ पे करके, क्या एस पॉइंट हो गया, ये ले लो, चलो एस ले लिया, इसके ले लिया मैंने कॉमा एच कॉमा के। अब ये निकालना है मेरे को, तो ये मिड पॉइंट होता है वर्टेक्स किसका, एफ का, यानी फोकस, और जो पॉइंट मैं लेता हूँ डायरेक्ट्रिक्स का मिड पॉइंट जो होता है उसका क्या है, ये मिड पॉइंट क्या हो जाता है, वर्टेक्स होता है। तो इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके मैंने क्या निकाला, देखो इसके क्या होते हैं 0,4 है, तो 0 प्लस के एच बाई 2 इक्वल टू 0 मिड पॉइंट थ्योरम से, तो एच कॉमा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। या एच कॉमा 0 मतलब ऑरिजिन हो गया कि नहीं हो गया। तो लेट डायरेक्टर की इक्वेशन क्या हो जाएगी, वाई इक्वल टू m2x प्लस सी, ऑरिजिन है तो सी इक्वल टू 0 और m2 की वैल्यू ऑब्वियसली 0 है, तो वाई इक्वल टू 0 मैंने निकाल के दिखाया है, वरना डायरेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैं बता दिया किस तरीके से ये प्रोसेस दिखा दी मैंने। तो y इक्वल टू 0 किसकी मिल गई, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन मिल गई। अब सारी चीज़ आपके पास हैं, अब क्या करना है, पॉइंट लेना है पैराबोला पर पी एक्स कोमा वाई। अब इस पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से जो डिस्टेंस होगी वो सेम होगी, और यही किसकी जनरेशन फॉर्म होती है, पैराबोला की। जिनको नहीं आ रहा समझ में, मैंने बहुत अच्छे से ये पढ़ाया हुआ है, जाके देख लेना। तो इसमें रख दूंगा, पी एम कैसे निकालेंगे, तो पी एम आपको पता है कि किसी भी पॉइंट की और स्ट्रेट लाइन से प्लेन से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, उसको सेटिस्फाई करके और अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वाई स्क्वायर कोफिशिएंट आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, तो क्या मिल जाएगा यहाँ से, एक्स स्क्वायर माइनस के 8y प्लस के 16 इक्वल टू 0 आंसर हो जाएगा किसका, इसका। तो आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, जो कंप्लीट पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, ए टेंजेंट टू द एलिप्स दिस मीट्स द एलिप्स एक्स स्क्वायर प्लस के 2y स्क्वायर इक्वल टू 6 एट पी एंड क्यू। द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एट पी एंड क्यू ऑफ द एलिप्स एक्स स्क्वायर प्लस के 2y स्क्वायर इक्वल टू 6 इज, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है ना। देखो क्या है कि एक एलिप्स दिया हुआ है और उस एलिप्स की इक्वेशन क्या दी हुई है। अब देखो अपने क्वेश्चन पेपर में देखते रहना, एक्स स्क्वायर प्लस के 4y स्क्वायर इक्वल टू 4 एक एलिप्स दिया हुआ है। तो मैं इसको सबसे पहले चेंज करूंगा एलिप्स की जनरल फॉर्म में, एक्स स्क्वायर प्लस अपॉन ए स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। याद होगी ना जब मैंने कराया था। देखो एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस के वाई स्क्वायर अपॉन 4 करेंगे तो 1 इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। क्लियर है बात। अब देखो आगे क्या कह रहा है, अ टेंजेंट टू द एलिप्स, यानी इस पर कोई, इस एलिप्स पर कोई एक टेंजेंट है, तो मैं क्या करता हूँ, टेंजेंट की इक्वेशन लिखता हूँ ऑन एलिप्स 1 इस पर, ठीक है ना। वो भी मैं पैरामेट्रिक फॉर्म में लिख रहा हूँ या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो देखो आपको पता ही होगा क्या मैंने बताया रखा है, और ये कंसेप्ट ही होता है कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू अगर 1 हो तो टेंजेंट क्या हो जाएगी, किस फॉर्म में, पैरामेट्रिक फॉर्म में। टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाती है, एक्स बाई ए कॉस थीटा प्लस वाई बाई बी साइन थीटा इक्वल टू 1। ये कंसेप्ट होता है, ठीक है ना, जब टेंजेंट निकालनी होती है एलिप्स पे। सेम टू सेम इस 1 पर मैं उसी फॉर्म में टेंजेंट लिखता हूँ। तो क्या हो जाएगी, देखो एक्स स्क्वायर बाई 4 है तो एक्स बाई 2 इंटू कॉस थीटा प्लस वाई बाई 1 इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1। किसकी इक्वेशन हो जाएगी ये, मैंने टेंजेंट की इक्वेशन ले ली। यहाँ तक कंसेप्ट दोस्तों क्लियर होगा आई थिंक, ठीक है ना। इसके बाद आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है। अब जो टेंजेंट बनाई मैंने वो इक्वेशन आ गई, तो ये दूसरे एलिप्स को, दूसरे एलिप्स क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस के 2y स्क्वायर इक्वल टू 6 दिया हुआ है। तो इसकी जनरल फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 6
प्लस के वाई स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन नंबर 3 किसकी है? एलिप्स के दूसरे जो इक्वेशन दी हुई है वो। तो ये जो एलिप्स होता है तो ये मीट्स क्या करता है, ये जो टेंजेंट होती है मीट्स करती है इस एलिप्स को कहाँ पर? पी और क्यू पर। देखो पहले इसके डायग्राम से समझते हैं क्या। इस तरीके से कोई एक एलिप्स है, क्लियर? इस एलिप्स की इक्वेशन ये है। अब मैंने क्या किया कि इसने टेंजेंट ड्रॉ कर ली। तो चलो भाई टेंजेंट मैंने किस तरीके से ड्रॉ कर ली? इस तरीके से ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब ड्रॉ करने के बाद में ये बोल रहा है कि दूसरा एलिप्स जो होता है वो इस टेंजेंट को कॉमिट करता है या कट करता है? पी और क्यू पर। लो जी, कर दिया। ये टेंजेंट पहले के लिए, दूसरे के लिए मीट कर दिया पी और क्यू पर, क्लियर है। अब वो आगे क्या बोलता है कि द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एट पी एंड क्यू ऑफ द एलिप्स। तो पूछ रहा है अगर कोई इस तरीके से यहाँ पॉइंट हो तो इस पर टेंजेंट और इस पर टेंजेंट जो होगा ना, इनके बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा? ये अब क्वेश्चन है। आई थिंक क्वेश्चन की थीम समझ में आई होगी, क्लियर। अब करते हैं इसको आगे। तो दूसरे एलिप्स की इक्वेशन मिल गई है, ठीक है ना। अब देखो अगर पहले एलिप्स, देखो समझना, पहले एलिप्स पर अगर ये टेंजेंट है तो दूसरे एलिप्स के लिए क्या है? कॉर्ड है कि नहीं है? देखो कॉर्ड है कि नहीं है? कॉर्ड हो, आपको समझ में आ रही होगी, एक कॉर्ड हो जाएगी, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, ये एक पॉइंट ले लिया ए, जिसकी एच कॉमा के करके कोऑर्डिनेट ले लिया, क्लियर है। एच कॉमा के ले लिया। तो इस इक्वेशन से कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ये भी कंसेप्ट होता है, पता होना चाहिए। चलो यहाँ लिख देता हूँ। देखो कॉर्ड ऑफ जो कंसेप्ट होते हैं ना, मैं इनको ब्लैक से कर रहा हूँ जिससे आपको फ़र्क समझ में आएगा। तो एक कंसेप्ट तो ये हो गया, दूसरा कंसेप्ट बता रहा हूँ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का। अब कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे निकालते हैं कि इस तरीके से अगर हो तो ये इस पे तो ये जो P है इससे इस पर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो इक्वेशन अगर इस तरीके से हो कि एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 2gx प्लस के 2fy प्लस के c इक्वल टू 0, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन हो जाती है x1 y1 प्लस g इंटू एक्स प्लस के x1 और f इंटू वाई प्लस के y1 और प्लस के c इक्वल टू 0, ये हो जाती है। तो ये क्या हो गया? कंसेप्ट हो गया। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट समझ आ गया। कोई पॉइंट P से बाहर से कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? एक्स स्क्वायर प्लस, और ये क्या है? P की वैल्यू दी हुई है x1 y1, तो x1 y1 तो क्या हो जाएगी? x1, और ये क्या हो? एक s दिया हुआ है, कोई कर्व दिया हुआ है, ठीक है ना, सेकंड ऑर्डर का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 2gx प्लस के 2fy प्लस के c इक्वल टू 0। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगा इससे पॉइंट से? तो x1 ये x1 y1 से, तो इस पर सेटिस्फाई करके 1 1 कर देना बस। x इंटू x1 y इंटू y1 g इंटू एक्स प्लस x1 प्लस के f इंटू वाई प्लस के y1 प्लस के c इक्वल टू 0। सिमिलरली अगर h कॉमा k है तो इस h कॉमा k से जो दूसरा वाला है, जो ऊपर वाला जो एलिप्स है, उस पर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगा? देयरफॉर यहाँ से आगे चल रहा हूँ, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट देखो क्या होता है। मैंने h कॉमा k ले लिया है और एलिप्स क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इस पर क्या हो जाएगा? देखो x1 क्या हो जाएगा? h, समझ में आ गई, अपॉन 6 ऑलरेडी दिया हुआ है। y इंटू y1 क्या हो जाएगा? k हो जाएगा, अपॉन 3 इक्वल टू 1 हो जाएगा। बोलो समझ में आई कि नहीं आई ये क्वेश्चन? समझ में आई। अब देखो ये जो इक्वेशन है किसकी है? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन है। लेकिन यही जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है ये पहले टेंजेंट के लिए क्या है? टेंजेंट है। तो पहले टेंजेंट की इक्वेशन हमने तो फाइंड कर रखी है, ये रही सेकंड में, यही तो टेंजेंट निकाला था यहाँ से, और यही दोबारा से फाइंड करके दूसरे एलिप्स के अकॉर्डिंग कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट निकल लिया। कहने का मतलब ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 क्या है? सॉरी, इक्वेशन नंबर 4 क्या है? सेम है। यानी ये जो टेंजेंट है और दूसरे एलिप्स की ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, दोनों ही लाइन क्या है? सेम है, बस बोलने में फ़र्क है। पहले के लिए टेंजेंट है, दूसरे के लिए क्या है? कॉर्ड है। तो अगर 2 और 4 सेम है, सिंस 2 एंड 4 लाइन सेम है, ठीक है ना। अगर 2 और 4 लाइन सेम है तो इनके जो कोफिशिएंट हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे या प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो देखो इधर प्रोपोर्शनल होने के लिए x का क्या कोफिशिएंट है? x/2, उधर x का क्या है? h/6। तो h/6 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू y का क्या है इधर? k/3 और इधर कितना है? साइन थीटा। तो k/3 अपॉन साइन थीटा
इज इक्वल टू, यहाँ तक सही है, और 1/1। तो यहाँ से देखो h मिल जाएगा और k मिल जाएगा, बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो देखो क्या मिल जाएगा यहाँ से, ये क्या हो जाएगा यार, कि cos थीटा बाई 2 होगा ना दोस्तों। देखो यहाँ पे इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, cos थीटा बाई 2, तो cos थीटा बाई 2 होगा। सही है यहाँ तक। अब देखो अब देखते हैं आगे। तो h का क्या हो जाएगा यहाँ से, h/6 इजकल टू 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो cos थीटा बाई 2, 2 से ये 3 टाइम्स, दिस इम्प्लाइज h मिल गया 3 cos थीटा। सही है। k क्या मिल जाएगा यहाँ से, देखो sin थीटा और 3 से मल्टीप्लाई 3 sin थीटा। क्लियर है यहाँ तक। तो h क्या मिल गया 3 cos थीटा और k क्या मिल गया 3 sin थीटा। मतलब ये जो a पॉइंट बाहर वाला था इसके क्या मिल गए, कोऑर्डिनेट मिल गए। अब जब h और k आपको पता है तो इस पॉइंट से जॉइंट इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट फाइंड कर लेते हैं, वो भी एक कंसेप्ट है। ठीक है ना। देखो अगर ये कंसेप्ट आपको नहीं पता हो तो आप देख लेना, मैंने सब कराए हुए हैं, और अगर नहीं कराए हुए तो शायद मेरे को इसका आइडिया नहीं है इस वाले का, तो कराया कि नहीं कराया, शायद मैंने ये कराया नहीं है आई थिंक। तो इस कंसेप्ट को यहाँ देख लेते हैं कि जॉइंट इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट कैसे फाइंड की जाती है। ये भी जॉइंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देखो कैसे फाइंड की जाती है। इस तरीके से है कोई पॉइंट ए, और यहाँ से इस तरीके से और इस तरीके से, ठीक है ना। तो इसकी अगर जॉइंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है टी स्क्वायर इक्वल टू एस एस वन, और एस क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 2gx प्लस के 2fy प्लस के c इक्वल टू 0। अब टी क्या होता है, एस क्या होता है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन के थ्रू। देखो इसलिए कहते हैं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन के थ्रू, देखो थ्योरी में भी वही चीज़ बताता, क्वेश्चन के थ्रू भी मैं वही चीज़ बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन के थ्रू समझने में ज़्यादा ईजी रहता है। तो क्वेश्चन क्या करो मोस्टली, तो देखो यहाँ से आगे चलते हैं। अब निकालता हूँ क्या जॉइंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, क्योंकि एच और के मिल गया मेरे को, क्योंकि यानी एच के मतलब क्या मिल गया 3 cos थीटा और 3 sin थीटा। ये किसके पॉइंट आ गए, ए के पॉइंट आ गए। ठीक है। अब इस पॉइंट से जॉइंट इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट क्या हो जाएगी, यानी ये और ये, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ये टी स्क्वायर इक्वल टू एस एस वन। अब टी क्या है, टेंजेंट है, टेंजेंट की इक्वेशन अपनी निकाली हुई है। क्या है टेंजेंट की इक्वेशन, ये रही। ये क्योंकि सेकंड के लिए अकॉर्डिंग चल रहा है ना, क्योंकि ये सेकंड पर है तो सेकंड वाली चीज़ें लेंगे, अब फर्स्ट की कोई चीज़ नहीं लेंगे, क्योंकि ये जो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट है ये सेकंड पर है। तो सेकंड के लिए टेंजेंट क्या हो जाएगी, ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की जो इक्वेशन थी वो क्या थी, यही तो थी hx/6 करके। हाँ तो बस ये वाली चलेगी, ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, या फिर बोल सकते हैं इक्वेशन जो टेंजेंट में चलेंगी वो ये चलेंगी। तो ये टेंजेंट की तरह चलेगी अब, क्योंकि एक तरीके से क्या है टेंजेंट है फर्स्ट के लिए ये वाली इक्वेशन। ठीक है ना। तो इसी को इसलिए यूज़ लूँगा क्योंकि ये सेकंड के अकॉर्डिंग आई है। तो देखो क्या हो जाएगी, ये टी स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा देखो hx/6 प्लस के y/3 माइनस के 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू एस एस क्या हुआ है यानी। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद क्या आएगा, टी स्क्वायर इक्वल टू एस एस वन। तो टी क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगी। टेंजेंट किसकी हो जाएगी, जॉइंट इक्वेशन लिख रहे हैं ना टेंजेंट की, तो बाहर से, और लास्ट वाले जो सर्किल पे लास्ट वाला सर्किल कौन सा है 2 है, तो उसी की टेंजेंट लेंगे टी। ठीक है ना। तो यही था hx/6 प्लस के y/3 माइनस के 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू एस एस वन। एस क्या था आपका यहाँ पे दूसरा वाला एलिप्स, तो उसकी इक्वेशन क्या थी x² / 6 प्लस के y² / 3 माइनस के 1, यही तो था सेकंड वाला एलिप्स। और उसके बाद में एस बन, यानी कि इसको सेटिस्फाई करना है किसके साथ में, एच और के साथ में। तो एक्स की जगह एच आएगा तो क्या जाएगा h² / 6 प्लस के k² / 3 माइनस के 1 हो जाएगा। सही है यहाँ तक। बस इसके बाद में क्या करना है, देखो x² का कोफिशिएंट ले रहा हूँ मैं, ठीक है ना। दोनों तरफ से x² का कोफिशिएंट का हो जाएगा, देखो कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कोफिशिएंट ऑफ x² का जाएगा, देखो यहाँ से हो जाएगा h² / 36, ठीक है ना। इधर लेके आऊँगा माइनस हो जाएगा, तो x² का कोफिशिएंट चाहिए तो 1/6 से कंप्लीट मल्टीप्लाई हो जाएगा। सही है ना, ये 1/6 से कंप्लीट मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो क्या बचेगा, 1/6 से x² का कोफिशिएंट चाहिए तो यहाँ से हो जाएगा h² / 36, इधर x², तो x² / 6 से ये कंप्लीट मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x² कॉमन लूँगा तो माइनस इधर जाके तो क्या हो जाएगा ब्रैकेट में h² 36 माइनस के 1/x इंटू ये दिस कंप्लीट, तो h² / 6 प्लस के k² / 3
और माइनस के 1। ये किसका कोफिशिएंट हो गया? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया। अब इसको निकालेंगे तो देखो क्या आएगा, ये देखो 1/6 एच स्क्वायर बाई 6, तो 6 इंटू 6 है 36, कैंसिल आउट। चलो आगे चलते हैं। अब के स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा? 18 माइनस के स्क्वायर बाई 80। सही है यहाँ तक? माइनस के माइनस प्लस 1/6, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या मिल गया? इतना मिल गया, के स्क्वायर बाई 18 और प्लस के 1/6। ठीक है, इसके बाद में तो ये बता देता हूँ। अब लेंगे वाई स्क्वायर को कोफिशिएंट, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट। देखो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? देखो यहाँ से हो जाएगा के स्क्वायर बाई 3 है, ये क्या है? 3। तो ये हो जाएगा क्या? के स्क्वायर बाई 9 और वाई स्क्वायर बाई 3 इसका कंप्लीट मल्टीप्लाई इसके साथ में, तो यानी कि के स्क्वायर बाई 9 माइनस के 1/3 से कंप्लीट मल्टीप्लाई। क्लियर है? तो देखो क्या आएगा, एक कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर के स्क्वायर बाई 9 माइनस 1/3 से कंप्लीट मल्टीप्लाई। ये आ जाएगा। अब जो कैंसिल आउट और कैंसिल आउट कर देंगे, देखो ये कितना हो जाएगा? के स्क्वायर बाई 9 हो जाएगा, कैंसिल आउट, बचेगा कितना? एच स्क्वायर बाई 18 माइनस का, और माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस 1/3 हो जाएगा। वो लोग समझेंगे। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट देखते हैं क्या आता है। ठीक है ना, इन दोनों को सम करके देखता हूँ। तो देखो उधर से क्या आया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या था? माइनस का के स्क्वायर बाई 18 प्लस के 1/6। ठीक है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस के एच स्क्वायर बाई 18 और प्लस के 1/3 हो जाएगा। सही है। इसके बाद में देखते हैं 18 कॉमन कितना हो जाएगा? माइनस के स्क्वायर प्लस के 3 और माइनस के एच स्क्वायर और 6 प्लस के 6 हो जाएगा। सही है यहाँ तक? अब देखो इसके बाद में देखो ये इधर से क्या मिल जाएगा? एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस कॉमन लेने पे। ठीक है, और इधर से क्या हो जाएगा? 9 और बाई 18। सही है। अब देखो एच बराबर क्या है? 3 cos थीटा और वाई बराबर क्या है? 3 sin थीटा। पुट कर दूंगा, देखो एच स्क्वायर यानी 9 cos स्क्वायर थीटा प्लस के 9 sin स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1, 9 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस के 9 प्लस के 9, यानी कि ओवरऑल वैल्यू कितनी जाएगी? 0। एच की वैल्यू 3 cos थीटा, वाई की वैल्यू 3 sin थीटा, इनमें रख देंगे तो ये क्या बनेगा? यहाँ से 9 cos स्क्वायर थीटा प्लस के 9 sin स्क्वायर थीटा, 9 कॉमन ले लूँगा तो 1 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 9 प्लस 9 0, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो गया? 0। और आपको पता है अगर एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर 0 होता है तो कोई भी सेकंड डिग्री जॉइंट जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है उसमें ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस के बी इज इक्वल टू अगर 0 हो तो जो जॉइंट इक्वेशन होती हैं वो क्या होती हैं? परपेंडिकुलर होती हैं, इसलिए उनके बीच में एंगल क्या हो जाएगा? π/2 हो जाएगा, परपेंडिकुलर होने की। तो ये क्या कंसेप्ट था, मैंने वैसे बताया हुआ है जब मैंने पढ़ाया था, फिर भी एक बार यहाँ बता देता हूँ। देखो अगर कोई इक्वेशन हो कि सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन बता रहा हूँ मैं इसमें, प्लस के बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है ना, इस तरह से कोई इक्वेशन हो, ये इक्वेशन किसकी है? जॉइंट इक्वेशन है। ये क्या है? जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइंस। वही हमने किया था यहाँ पे, जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइंस निकाल लेते। तो अगर इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बी 0 हो जाए तो जो दो लाइंस हैं वो क्या होंगी? परपेंडिकुलर होंगी, मीन्स एंगल जो होगा वो π/2 होगा। कंसेप्ट है ये, ठीक है। और अगर पैरेलल को हो, अगर पैरेलल कंडीशन हो तो वो हो जाती है एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी। तो याद रखना है इन दोनों चीज़ों को। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकाला, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट निकाला, दोनों को प्लस करके देखा तो 0 आ रहा है, इसलिए एंगल क्या हो जाएगा? π/2 हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और इम्पोर्टेंट था ये वाला क्वेश्चन, वैसे सिंपल। बस इसमें ये है कि पहले जो एलिप्स की टेंजेंट होती है वो दूसरे के लिए क्या है? कॉर्ड है। तो पहले से टेंजेंट निकाल लो, दूसरे की कॉर्ड निकाल लो फार्मूला से, दोनों क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगी। जब दोनों सेम हो जाएंगी तो उनके जो वो प्रोपोर्शनल में लिख दिए, दोनों के सेम होने पर जब ये प्रोपोर्शनल लिख दिए तो एच और के की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। एच और के की वैल्यू मिलने के बाद में अब मैंने क्या किया, ये मेरे को पता लग गया एच के जैसे पता लगा तो मैंने ए से
कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन निकाली जो कि जॉइंट इक्वेशन हो जाएगी, और किसके लिए निकलेगी, वो दूसरे एलिप्स के लिए निकलेगी, क्योंकि दूसरे एलिप्स के लिए तो है कोई इक्वेशंस ये और ये। तो वो क्या होता है उसका फॉर्मूला T²=SS1। तो T क्या होगा, टेंजेंट हो जाएगा। टेंजेंट किसके लिए निकालेंगे, सेकंड एलिप्स से निकालेंगे, यानी कि Hx/6 प्लस के y(k/3)=1 से उन सारी वैल्यू को रख के, और s की वैल्यू आपको बताइए। s क्या होता है, s होता है जो कॉनिक आपको गिवन है। कॉनिक यहाँ कौन सा गिवन है, सेकंड एलिप्स x² 6 प्लस के y² 3=1, ये s की वैल्यू जाएगी। और s1 क्या हो जाएगा, h और k को इसमें सेटिस्फाई कर देंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा π/2। इसमें क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा दोनों लाइन्स के बीच में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, द इक्वेशन ऑफ द कॉनिक विद फोकस दिया हुआ है, डायरेक्ट्रिक्स दी हुई है और एसेंट्रिसिटी दी हुई है, वही बताओ क्या होगी। सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन है ये, मैंने बताया था कोई पॉइंट ले लो किसी भी कॉनिक पर एक्स वाई, उसकी फोकस से डिस्टेंस इज इक्वल टू उसी पॉइंट की डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस। अगर एसेंट्रिसिटी दी हुई हो तो एसेंट्रिसिटी से मल्टीप्लाई कर देना। सिंपल है क्वेश्चन, दिखा देता हूँ एक बार। फोकस ले लिया 1, -1 दिया हुआ था, डायरेक्ट्रिक की इक्वेशन x-k1 + k1 दी हुई है, एसेंट्रिसिटी दी हुई है। मैंने कॉनिक ले लिया एक्स वाई, मैंने कॉनिक पर कोई एक पॉइंट ले लिया पी एक्स वाई। अब इस पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस इज इक्वल टू पी एम। पी एम क्या हो जाएगा, डायरेक्ट्रिक से डिस्टेंस इस पॉइंट की, ठीक है। तो ये तो हो जाएगी फोकस से डिस्टेंस, और इस पॉइंट की प्लेन से डिस्टेंस क्या हो जाएगी, या फिर डायरेक्ट्रिक से इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स वाई को सेटिस्फाई करा के अपन √2 इंटू एसेंट्रिसिटी √2 कैंसिल आउट, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा सी। सिंपल है दोस्तों, आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ -4, 8, 3 आर द वर्टिसेस ऑफ द एलिप्स हुज एसेंट्रिसिटी इज 5/6 देन द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। ये तो सिंपल है, यानी कि एलिप्स दिया हुआ है, एलिप्स में 2 वर्टिसेस दी हुई हैं, होती भी हैं, और हमसे पूछा है कि एसेंट्रिसिटी देगा कि इक्वेशन ऑफ द एलिप्स क्या होगी। सबसे सिंपल क्वेश्चन यही होगा शायद। तो ये सब क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं दोस्तों, है ना। जिन्होंने नहीं देखे और ज़रूर देखना, देख लोगे तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया वो बाद में जाके दे सकते हैं। देखो, वर्ड एलिप्स इस तरीके से होता है, तो -4, अगर ये है तो 8, 3 ये हो गया। सेंटर क्या हो जाएगा, बीच वाला जो पॉइंट होगा इन दोनों का क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। सेंटर आते हैं 2 और 3 मिल गए वर्टिसेस के थ्रू। अगर सेंटर पता है तो एलिप्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x-2 का होल स्क्वायर प्लस के y-3 का होल स्क्वायर अपॉन a² प्लस के b² = 1। ए क्या होती है, मेजर एक्सेस, बी क्या होती है, माइनर एक्सेस, सही है। अब मेजर एक्सेस मतलब क्या हो गया, यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस। अगर ये a,0 और ये -a,0, तो ये कितनी हो जाएगी, 2a हो जाएगी ना मेजर एक्सेस। तो 2a = 12 कैसे हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, -4, यानी कि ये 4 हो गई। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, क्योंकि ये -4,3 है, और ये जो पॉइंट है वो 8,3 है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक 8, यहाँ से यहाँ तक 4, यानी कि 12। तो मेजर एक्सेस कितनी होगी, 12, a यहाँ से 6 मिल गया, तो a² कितना हो जाएगा, 36, a² की वैल्यू मिल गई। 20 की वैल्यू चाहिए, तो 20 की वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, जब a गिवन हो और एसेंट्रिसिटी गिवन हो, तो b² = a² 1 - के e²। सब कुछ कराया हुआ है, देख लेना जाके। तो b² = 36 और 1 - के ये कर देंगे तो 11 मिल जाएगा। तो b² की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, तो इसमें पुट कर देंगे तो आंसर मिल जाएगा। तो आई होप दोस्तों, देखो क्वेश्चन आपको सारे समझ में आए होंगे। बस बोलने की बात यह है कि लेवल अच्छा खासा था, और अगर तैयारी बहुत अच्छी है तो क्वेश्चंस कर पाते, 15 to 16 क्वेश्चन आ पाते, सही है ना। और अब जो नेक्स्ट टेस्ट होगा वो 20th को होगा, 20 जून को, और जिनको टेस्ट देना हो वो दे लेना दोस्तों। जिनकी विश हो और जो ऑनेस्टी के साथ में टेस्ट देना चाहते हो उन्हीं के लिए टेस्ट है, क्योंकि ये कोई मैं उस तरीके से तो ला नहीं रहा जैसे एक एग्ज़ाम पैटर्न और वगैरह कुछ उस तरीके से होता है। ये मैं बस सिंपली रेगुलर प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस दे रहा हूँ, तो जिनकी मेहनत कर रहे होंगे उनके लिए अच्छा है। और आने वाले जो टेस्ट होगा उसमें साथ लिमिट भी दूंगा, और जिसमें ये 2D 3D मैट्रिक्स डिटरमिनेंट तो होंगे ही होंगे, और हो सकता है कि मैं लिमिट भी दे दूँ उसमें, अगर कंप्लीट हो गया तो। लिमिट के मेरे लेक्चर चल रहे हैं, इन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और हर चीज़ से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लेना दोस्तों। और सारे टेक्निकल एग्ज़ाम के लिए जितने भी आगे होंगे तो मैं कोर्स बाई कोर्स चलता रहूँगा, तो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म बनने वाला है। तो आप अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना दोस्तों, और मेहनत करते रहना, क्योंकि जैसे ही एग्ज़ाम आएगा तो उसके बाद आपको टाइम मिलना है नहीं। और मेरे को तो लगता है कि सबसे सिंपलेस्ट जो सब्जेक्ट होगा वो ACF में वो मैथमेटिक्स ही होगा। अगर आता है तो आंसर है, नहीं आता तो ज़ीरो है, और यही होना चाहिए, ठीक है। कम से कम इसमें आइडिया तो लग जाता है कि हाँ क्वेश्चन आता है कि नहीं आता। तो आई होप कि आपके लिए अच्छा रहा होगा। लाइक करना, कमेंट करना। अगर देखो टेस्ट का पैटर्न और टेस्ट का वे आपको अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों, और जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया वो टेस्ट दे लेना, ठीक है ना। थैंक यू, बाय बाय।